तो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं पेपर कोड 474 पढ़ने के लिए। MA 2024 का पेपर है, प्राइवेट का, सेकेंड ईयर का, पॉलिटिकल साइंस का, जिसका टॉपिक है लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। कोड 473 कोड तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी 6 पेपर हम देख चुके हैं, ये 7th है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो बलवंत राय मेहता एक समिति गठित की गई थी जनवरी 1957 में 1957 में एक समिति गठन की गई थी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, जो 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसकी जांच के मूल्यांकन हेतु ही समिति गठित की गई थी। तो बलवंत राय मेहता जी उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 नवंबर में प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में पंचायत समिति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस समिति द्वारा बताया गया है? तो पंचायत हम देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने एक त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की सिफारिश की थी। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी उसमें पहली थी ग्राम पंचायत, सेकंड थी ब्लॉक समिति या फिर इसको पंचायत समिति भी कह सकते हैं, थर्ड थी जिला परिषद। हाँ, जिला परिषद थी, जिसमें से जो पंचायत समिति या ब्लॉक समिति जो थी ये कार्यकारी निकाय थी, और जबकि जिला परिषद जो थी एक सलाहकारी निकाय थी। तो इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत संस्थाओं में किसके प्रतिनिधित्व की सिफारिश की थी? तो उन्होंने स्त्री व बच्चों के कल्याण में रुचि रखने वाली महिलाओं की, प्रशासन एवं सार्वजनिक जीवन के अनुभव रखने वाले स्थानीय निवासियों की, सहकारी समितियों की, उपयुक्त समूह सभी की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। उन्होंने सभी की सिफारिश की थी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायत समिति को आय के किन साधनों को सौंपने की सिफारिश की गई थी? तो आय के साधनों कौन से साधन थे? तो ये सभी थे, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने जिला परिषद की किस प्रकार की भूमिका की सिफारिश की थी? तो उन्होंने कहा था पंचायत समितियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, और नेक्स्ट था जिले के लिए आवंटित धनराशि को पंचायत समिति में वितरित करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव अनुसार ग्रामीण स्तर पर राजस्व की वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाना था? तो राजस्व वसूली का जो कार्य था वो ग्राम पंचायत को करना था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज के किन स्तरों की सिफारिश की गई थी? तो उन्होंने 3 स्तर बताए थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अशोक मेहता समिति द्वारा निम्न पंचायत संस्थाओं में से किसकी अनदेखी की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी। उन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया था, और 1978 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की थी, द्विस्तरीय व्यवस्था। तो उसमें थी एक तो जिला परिषद और एक थी क्षेत्र पंचायत, उसमें ग्राम पंचायत नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, किन राज्यों में वर्तमान में एक स्तरीय पंचायत व्यवस्था क्रियाशील है? वैसे वर्तमान में क्वेश्चन मैंने गूगल पे सर्च किया था तो इसका आंसर आया कहीं भी एक स्तरीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस पेपर के जो आंसर किया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी, केरला, त्रिपुरा एंड सिक्किम, ये आंसर है। इसके अलावा 3 स्टेट और एक यूटी ऐसा जहाँ पे कोई भी पंचायत नहीं है, तो वो है नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय, और इसके अलावा एक यूटी है दिल्ली, यूनियन टेरिटरी दिल्ली में भी कोई भी पंचायत व्यवस्था नहीं है। इसका आंसर बी है। निम्नलिखित किस राज्यों में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था क्रियाशील है? तो पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय व्यवस्था है, जबकि तमिलनाडु में कितनी है? 2 स्तरीय है, और यूपी में कितनी है? 3 स्तरीय, 3 स्तर की। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 9th में पंचायतों का उल्लेख है। 7th में क्या है? 7th में स्टेट्स के बारे में है, राज्यों के बारे में है। 8 में यूटी के बारे में है, और 11 में रिलेशन है यूनियन और सेंट्रल के बीच में। तो इसका आंसर सी है।
स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की किसी भी व्याख्या का सच्चा आधार है और होना चाहिए। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो ये कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का जो विचार है वो प्रोफेसर श्रीराम माहेश्वरी जी ने दिया है। इसमें ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र, मतलब आम लोगों को स्थानीय शासन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, या अधिकार देता है ये कॉन्सेप्ट जो है। इसके अलावा ये एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें निर्णय लेने का जो अधिकार है वो संगठन के सबसे निचले स्तर पर होना चाहिए या होता है। इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सुशासन जैसा विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो स्थानीय सुशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। संविधान की अनुसूची जो 12 अनुसूची है उसमें से 7th शेड्यूल में इसका उल्लेख है। 3 सूची का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु इनकी नियुक्ति की गई थी, जो 1952 में ये कार्यक्रम आया था। किसकी हेल्प से? यूएसए की हेल्प से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेल्प से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में 400 ग्रामों के अधिकारी को क्या कहा जाता है? कहा जाता था, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, द्रोणमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान पटवारी के समकक्ष मौर्य काल में कौन सा पदाधिकारी कार्यरत था? तो गोप, ऑप्शन नंबर सी। मुगल काल से संबंधित कौन सी शब्दावलियां आज भी भारतीय प्रशासन का हिस्सा हैं? तो ये दस्तावेज, तनख्वाह और कोतवाल, ये तीनों वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अंग्रेजी शासनकाल में सर्वप्रथम किस राज्य में कलेक्टर पद का सृजन किया गया था? तो वो है बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्थानीय स्तर पर भू राजस्व का एकत्रीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो जिलाधीश भी करते हैं, तहसीलदार भी करते हैं, पटवारी भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से क्या प्राचीन भारतीय प्रशासन की जानकारी का स्रोत है? तो प्राचीन भारत की जानकारी हमें धर्मशास्त्र से भी मिलती है, अर्थशास्त्र से भी मिलती है और यात्रा वृत्तांत से भी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका में हमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में पता चलता है। इंडिका जो मेगास्थनीज की थी, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। गुप्त काल किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो गुप्त काल नगर प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। गुप्त काल में वीथी नामक इकाई प्रशासन के किस क्षेत्र हेतु कार्यरत थी? तो वीथी का मतलब होता है कस्बा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम सुशासन के किन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है? तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें ग्रामिक और गोप का उल्लेख मिलता है। पहना अधिकारी निम्नांकित में से किस युग में कार्यरत थे? तो पहना अधिकारी जो थे वो राजपूत काल में थे। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भारत में गांव की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो गांव की देखभाल ग्रामिक करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में परगना प्रशासन के किस स्तर की इकाई थी? तो वो थी जिले से नीचे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मुगल काल में गांव की देखभाल का कार्य किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो वो था मुकद्दम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। किस प्रथा को भारत में पंचायत व्यवस्था के उन्मूलन का कारण माना जाता है? तो जागीरदारी प्रथा को। ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस प्रांत में ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत जो है उत्तर प्रदेश में। टोटल ग्राम पंचायत कितनी है? 58,189 इतनी ग्राम पंचायत है यूपी में। और जिला परिषद कितने हैं यूपी में? 75 जिला परिषद हैं। इसके अलावा 826 यूपी में पंचायत समिति है, द्वितीय स्तर की जो संगठन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, नगर पालिका हेतु राज्य सरकार नगर पालिका प्रशासन का अनुभव रखने वाले कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकती है? 3 से 5 सदस्य नॉमिनेट कर सकती है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अध्यक्ष का चुनाव करते हैं नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नगर पालिका को 5 वर्ष से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है।
और 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना कंपलसरी होता है। जिला प्रशासन किस स्थिति में नगर पालिका के कार्यों को संपन्न कर सकता है या करता है? तो इन सभी में, अकाल हो, आपात स्थिति या महामारी, सभी में। ऑप्शन नंबर डी। नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं में संशोधन का अधिकार किसे है? नगर पालिका को है नगर पालिका क्षेत्र की सीमा में संशोधन का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। वार्ड समिति के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो वो करते हैं नगर के मेयर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को लेखांकन, लेखा परीक्षण और रिपोर्टिंग जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन आधारित अनुदान की सिफारिश किसके द्वारा की गई है? तो ये सिफारिश की गई है 14th फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन नंबर बी। शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन किस सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो ये है केंद्र सरकार की। ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज दिवस 2023 का मुख्य विषय उस समय जो था वो था सतत पंचायत। और ये पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। किस ग्राम की जनसंख्या 3000 से अधिक होने पर ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 15 हो सकती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। संविधान के आर्टिकल 243 सब क्लॉज ई में पंचायतों का कार्यकाल बताया गया है, तो उसके तहत 5 वर्ष होना चाहिए, होता है। ग्राम पंचायतों को चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। ग्राम पंचायतें निम्नांकित किस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करती हैं? सभी के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत कामगारों की उपस्थिति कौन प्रमाणित करता है? तो वो करते हैं ग्राम पंचायत। मनरेगा क्या है? मनरेगा 2005 में आई थी, सरकार का एक्ट है, जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसके तहत एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का रोजगार देना कंपलसरी होता है। इसकी देखरेख ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। निम्नांकित में से क्या ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है? तो वो है कृषि उत्पादों पर कर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से कौन क्षेत्र पंचायत का पदेन सदस्य होता है? तो वो है क्षेत्र के सांसद और विधायक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। किसी क्षेत्र पंचायत के प्रधान को पद के दुरुपयोग एवं असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य सरकार द्वारा भी हटा सकते हैं और पंचायत के सदस्य द्वारा बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर भी हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक ग्राम पंचायतों में किए जाने वाले कार्य निम्नांकित किसके माध्यम से किए जाते हैं? क्षेत्र पंचायत के माध्यम से। क्षेत्र पंचायत के विषय में निम्नांकित में से सत्य कथन का चयन करना है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ग्राम पंचायतों की समितियों की बैठक में क्षेत्र पंचायत के सदस्य भाग ले सकते हैं। जिला परिषद को पंचायती राज का केंद्र बनाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? तो ये आया था पीके थुंगन समिति द्वारा, जो 1988 में गठित की गई थी। सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यूएसए की हेल्प से, संयुक्त राज्य अमेरिका। जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या संज्ञा दी थी? उन्होंने इसे मौन क्रांति बताया था। निम्नलिखित किस विचारक ने ग्रामीणों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य माना है? तो ये माना है AR देसाई जी ने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का केंद्रीय तत्व क्या है? आर्थिक पुनरुत्थान इसका केंद्रीय तत्व है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का संचालन केंद्रीय सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? कृषि एवं ग्रामीण विकास द्वारा। जिला स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व किसका है? इन सभी का। ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ग्राम सेवक की। मनरेगा क्या है? मनरेगा रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2005 में आया था। इसका पहले नाम नरेगा था, बाद में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं सुझाव देने हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बलवंत राय मेहता जी एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बात बिल्कुल सही है। गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे और इसके अलावा ये पंचायती राज के वास्तुकार आर्किटेक्ट भी थे। ये सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद में नामित सदस्य होता है? तो क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख नामित होते हैं। जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस स्थिति में लागू नहीं होगा? तो वो है संविधान के अनुच्छेद 334 में निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। पंचायत चुनाव में मतदान हेतु किस निर्वाचन सूची में नाम होना आवश्यक है? तो राज्य निर्वाचन सूची में भी और प्रादेशिक निर्वाचन सूची में भी नाम होना कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नांकित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? राज्य विधानमंडल सांसद के सदस्य, नगर प्रमुख और नगर पालिका अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन, ये सभी जिला पंचायत के सदस्य नहीं बन सकते। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु कार्यक्रम बनाने का अधिकार किस स्थानीय संस्था को है? तो वो है जिला परिषद को। उत्तर प्रदेश में पंचायत के कार्यों और कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए कौन सी समिति क्रियाशील है? नियोजन और विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, ये सभी समितियां यूपी में कार्यशील हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में न्याय पंचायतों का गठन किया जा सकता है? आर्टिकल 40 के तहत। निम्नांकित में से किस राज्य में 100% ग्रामीण विवादों का समाधान न्याय पंचायतों के माध्यम से किया जाता है? हिमाचल प्रदेश। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आजीवन कारावास की सजा सुनाने का अधिकार किस संस्था को नहीं है? तो आजीवन कारावास की सजा जिला अदालत भी दे सकती है, हाई कोर्ट भी दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी न्याय पंचायत नहीं दे सकती। भारत में पंचायत संस्थाएं किस संरचनात्मक दुष्प्रेषण से जूझ रही हैं? तो तकनीकी ज्ञान का अभाव है, पंचायतों को शक्ति हस्तांतरण के संबंध में राज्य सरकारों की अनिच्छा है और कार्मिकों की कमी है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं। पंचायत संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट कार्य विभाजन की सिफारिश किसके द्वारा की गई है? तो ये सिफारिश की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। पंचायत संस्थाओं को चुनाव लड़ने हेतु शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? राजस्थान। और राजस्थान ही ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले अपने यहाँ पंचायत व्यवस्था लागू की थी 1959 में 2 अक्टूबर को नागौर जिले में। उसके बाद सेकंड कौन था? वो था आंध्र प्रदेश। सेकंड था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक अनुसूची में नगर प्रशासन की संस्थाओं का गठन किया गया? तो नगर प्रशासन कौन से में है? 12वीं अनुसूची में, और जो ग्रामीण प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो है 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। वार्ड समिति का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? तो ये किया जाता है 3 लाख। ऑप्शन नंबर बी। एक नगर पालिका में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? एक नगर पालिका में न्यूनतम 25 सदस्य हो सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहला नाम है आरती देवी जी का। आरती देवी जी जो है ये उड़ीसा से हैं। कौन है ये? सबसे उड़ीसा में एक जगह, उड़ीसा में चुनाव लड़ी थी और सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है अपने गांव की, सबसे कम उम्र की सरपंच। नेक्स्ट है मीना बहन जो गुजरात से हैं और इन्होंने क्या किया है, ये वियारा गांव की पहली महिला सरपंच बनी है। वियारा गांव है गुजरात में, वहाँ की। नेक्स्ट है छवि राजपूत। छवि राजपूत जो है ये है राजस्थान से। इन्होंने क्या किया है, ये सबसे कम उम्र की MBA सरपंच बनी है। MBA करने के बाद सरपंच बनी है, तो सबसे कम उम्र की हैं। और सुषमा भाड़ू भी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर अपने ज़िले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में सरपंच बनी है। ये है हरियाणा से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार 2023 निम्नांकित में से किस राज्य की पंचायत को प्रदान किया गया है? ये किया गया है झारखंड का। आप लेटेस्ट डाटा देख लीजिएगा एक बार। 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इंदौर को। 2023 में भी इंदौर था, 2024 में भी इंदौर, और इस बार इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से फर्स्ट आए हैं। इंदौर लगातार 7वीं बार फर्स्ट पोजीशन पे है। भारत में पंचायती राज
अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में आप यूपी के कुछ शहर भी देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी के इस बार वाराणसी और प्रयागराज को आई थिंक टॉप में रखा गया है, टॉप 10 की सूची में रखा गया है, तो आप एक बार यूपी का डाटा भी देख लीजिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और ई ग्राम स्वराज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। वर्तमान में पंचायत संस्थाओं के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं? तो सबसे बड़ी चुनौती है विभिन्न प्रांतों में जिला योजना समितियों का क्रियाशील ना होना, आय के स्रोतों को जुटाने में पंचायतों की अक्षमता, राज्य वित्त आयोग का समय पर गठन ना होना, ये सभी समस्याएं हैं पंचायतों के समक्ष, ऑप्शन नंबर डी। भारत में निर्वाचन निर्धारित स्थानीय सुशासन का विकास कब हुआ? तो ये हुआ है ब्रिटिश काल में। प्राचीन ग्रामीण प्रशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वंशानुगत विशेष अधिकारों के आधार पर गठित होती है। राजस्व वसूल करना और जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना इसके मुख्य कार्य थे। यह राजनीतिक शिक्षा का साधन नहीं था। ये उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो वो है 1687 में, जब ब्रिटिश काल ने पहली बार में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी इन मद्रास, चेन्नई। अंग्रेजी शासन काल में सर्वप्रथम किस नगर में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया गया था? तो वो है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 1842 के अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रांत में नगर प्रशासन की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो राजकीय सैनिक आयोग ये बना है 1863 में, तो ए का हो गया 4। सेकंड है रिपन प्रस्ताव आया 1882 में, इसका हो गया 3। मेयो प्रस्ताव आया है 1870 में, और राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग आया 1909 में, तो आंसर हो गया 4321, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। भारतीयों को प्रशासन से संबंध करने का सुझाव सर्वप्रथम किस वर्ष दिया गया था? तो 1870 में, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश काल में स्थानीय सुशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सभी स्थानीय संस्थाएं निर्वाचित होती है। हमने देखा ऐसा नहीं होता, सभी स्थानीय संस्थाएं निर्वाचित नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। स्वतंत्र भारत में पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सुझाव सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा दिया गया था? सबसे पहले सुझाव दिया था एल.एम. सिंघवी समिति ने, जो 1986 में गठित की गई थी राजीव गांधी की सरकार द्वारा। राजनीतिक दलों के आधार पर पंचायतों के निर्वाचन का सुझाव किस समिति द्वारा किया गया है? अशोक मेहता समिति द्वारा, जो 1977 में गठित की गई थी। पंचायत संस्थाओं का चुनाव वर्तमान में किसके निर्देशन और निरीक्षण से होता है? वो है राज्य निर्वाचन आयोग। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा लोकतंत्र की बुनियादी इकाई निम्न में से किसे माना जाता है? तो ग्राम सभा और वार्ड समिति को। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 4, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ये गलत है। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की बैठकों के लिए निर्धारित आधिकारिक तिथियां क्या हैं? तो 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही हैं, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पंचायत संस्थाओं का गठन एवं संचालन किस अधिनियम के अनुसार किया जाता है? तो ये है यूपी पंचायत अधिनियम संशोधन कानून 1994, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य नहीं है? प्रदेश सरकार के समांतर ग्राम सरकार का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है ग्राम सभा के गठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 200 से अधिक जनसंख्या का होना ग्राम सभा के गठन हेतु आवश्यक है। कई ग्रामों के लिए एक ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। सरपंच द्वारा बैठक ना बुलाने पर ग्राम सभा अपनी बैठक स्वयं ही आयोजित कर सकती है। ये सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। संविधान के अनुच्छेद 243 द्वारा स्थानीय सुशासन के संस्थाओं को राज्य सूची के कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? तो जो स्थानीय सुशासन है ग्रामीण के लिए, उसके लिए 29 विषय हैं, और नगर सुशासन के लिए 18 विषय हैं। पंचायत संस्थाओं को कुल 16 विषय किस राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित किए गए हैं? तो वो हैं यूपी के द्वारा। निम्नांकित में से किस विषय पर विचार करने और सुझाव देने का अधिकार ग्राम सभा को नहीं है? तो ग्राम सभा ग्राम नियोजन पर सुझाव नहीं दे सकती है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इस तरीके से हमारा
कोड 470 पेपर कंप्लीट हुआ, 470 कंप्लीट हुआ। अब जानते हैं एमए के सेकेंडरी के जो पेपर है उसमें टोटल 8 पेपर होते हैं, तो हम 7 पेपर की वीडियो देख चुके हैं अब तक। ये सातवीं वीडियो थी कोड 470 की। अब जो 8वां पेपर होगा आपका वो होगा वाइवा का। ये सब करने के बाद में वाइवा का पेपर होगा एक, जिसमें आपको वाइवा देना है जाके कॉलेज में ही। इस तरह से हमारे एमए के सेकेंडरी के सारे पेपर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।